यापी न्यूज के खास प्रोग्राम आपका जनसदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि 2000 में राज्य बनता है और राज्य बनने के बाद उम्मीद बहुत जगती है, लेकिन जब राज्य बना तो राज्य बनने के बाद इस राज्य पे कई तरह के बातें आई। कभी इसको ऊर्जा प्रदेश कहा गया, कभी पर्यटन प्रदेश कहा गया। इस तरह से इस प्रदेश को नाम तो दिया गया, लेकिन काम के नाम पे वह प्रदेश अपने उस नाम पे खरा नहीं उतरा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो हम जिस विषय पे बहस करने जा रहे हैं, यह राज्य चाहे पर्यटन प्रदेश बना हो चाहे न बना हो, ऊर्जा प्रदेश बना हो चाहे न बना हो, जड़ी बूटियों का प्रदेश बना हो चाहे न बना हो, लेकिन आपदा प्रदेश जरूर बदल गया। भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर वर्ष कोई न कोई आपदा आती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बरड़ावत ने पूरे उत्तरकाशी को हिला के रख दिया था। फिर उत्तराखंड खड़ा हुआ, उसके बाद फिर 2010 में बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा से उबरा ही नहीं था कि 2013 में मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व की बड़ी आपदाओं में एक आपदा है, दैवीय आपदा। और उससे प्रदेश उबरा। उबरने के बाद सारी चीजें जब पटरी पे आई तो 2022 में एक नया, एक ऐसा विषय सामने आया जिसपे आप कह सकते हैं कि चर्चा आज कल परसों अगर प्रतिदिन किया जाए तो कम है। जोशीमठ में विकास को लेकर के कहा गया कि वहां पे जो आपदा आई है वह विकास की वजह से आई है। विषय बड़ा है क्योंकि विकास तो होना चाहिए। राज्य बना, राज्यवासियों की उम्मीदें बनी, और जब उम्मीदें बनी तो विकास एक महत्वपूर्ण पहलू होता है जो आम जन तक पहुंचे। विकास पहाड़ पे पहुंचना चाहिए तो उसके लिए सड़कें चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। सड़कें रहेंगी तभी स्वास्थ्य पहुंचेगा, और सड़कें रहेंगी तभी शिक्षा पहुंचेगी, शिक्षक पहुंचेगा, टीचर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए जिस तरह से काम होना था, हमें लगता है उस काम में कोई न कोई चूक रह गई, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण जगहों पे मकानों में लोगों के दरारें पड़ने लगी। उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि जो हम 6 महीने पहले जोशीमठ को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि जोशीमठ खत्म हो जाएगा, 4 धाम यात्रा कैसे होगी। सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ पूरे शासन प्रशासन ने लग करके उस समय उस आपदा को संभाला। कहते हैं कि जब आपदा आती है तो सबसे पहले कैसे बचाव किया जाए, बचाव कार्य महत्वपूर्ण होता है। बचाव कार्य के बाद दूसरा नंबर आता है राहत कार्य का, क्योंकि बचाव हो गया, उस बचाव के बाद राहत कैसे पहुंचाई जाए। राहत कार्य भी शुरू हो गया और उस राहत कार्य के बाद कहा जाता है कि निर्माण कार्य। निर्माण कार्य का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें वहां हुई हैं, ऐसी घटना घटी है कि जिसके बाद वहां पे निर्माण जरूरी है, तो उस निर्माण कार्य का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। हम पहली बार देखें कि बचाव कार्य कितने तन्मयता से हुआ, लेकिन जो राहत कार्य था उस राहत कार्य पे आज भी उंगलियां उठ रही है। आज भी कहा जा रहा है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरी तरह से उस पर सरकार नहीं उतरी। मैं दोनों पहलू रखूंगा क्योंकि एक हफ्ते पहले मैं जोशीमठ से लौट के आया, बद्रीनाथ जी भी गया था, बाबा के दर्शन भी हुए। जोशीमठ में उन मकानों को भी मैंने देखा जिन मकानों पर आज भी निशान लगे हुए हैं। उस क्षेत्र में भी गया जहां पे आपदा आई हुई थी। एक पत्रकार के नाते अगर कहा जाए तो मैं कह सकता हूं कि प्रशासन वहां दिखा कि आज भी कुछ किया जा रहा है, लेकिन जिसे आपदा के बाद राहत पहुंचना चाहिए था वह संतुष्ट नहीं है। और अगर वह संतुष्ट नहीं है तो आपका काम आप कितना भी कर लो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और उस क्षेत्र को बड़ी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि 4 धाम इनके पास रहा है और 4 धाम की जब ये रही है तो इन्होंने उस क्षेत्र को बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ को बड़े नजदीक से देखा। पहाड़ की रहने वाली मधुकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से अमनदीप सिंह युवा है, कांग्रेस के यूथ विंग के प्रवक्ता है। ये भी जोशीमठ के समय हम लोग के साथ बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी।
और इन्होंने भी आपदा में के बाद राहत की बात की, लेकिन कांग्रेस भी जब पटरी पे दूसरी चीजें आती हैं तो ये भी भूल गए कि जोशीमठ भी उत्तराखंड का एक पार्ट था जो आपदाओं से ग्रसित था और चारों तरफ से परेशान था। उस समय का ध्यान था, लेकिन आज गाना उस पे इस समय चर्चा चल रहा था। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री। दोनों लोगों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट जी। पुरुषोत्तम भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं मधु भट्ट जी के पास इसलिए चलूंगा क्योंकि मधु भट्ट जी उस क्षेत्र को बड़ी अच्छी तरह से जानती है। मधु भट्ट जी, मैं भी गया और आप भी, वहां के लोग आपके पास भी फोन करते होंगे। आज भी कहा जाता है कि सरकार ने जो वायदे किए वो वायदे पूरे होते नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है? जिस प्रकार से आपदा आई और आपदा के बाद तुरंत राहत कार्य किए गए, तो उसमें पूरे हमने नहीं, सभी पूरे इंडिया के लोगों, चाहे हमने देखिए अपना एक हम लोगों का ये था कि पूरे तुरंत जो लोग जो राहत हुए हैं उनको तुरंत सुरक्षित स्थानों पे किस प्रकार से पहुंचाया जाए। तो उसके लिए तुरंत 3 प्रकार की जो स्लैब तुरंत तैयार किए गए, जिनका जो बहुत अधिक डैमेज जो वगैरह हो चुके थे, कई ऐसे थे कि वो वहां से तुरंत जो है उनको पुनर्स्थापित पुनर्वास जल्दी से करवाना था। कुछ लोग घर नहीं छोड़ना चाहते थे, उनकी मकान में दरारें पड़ी हुई थी, कुछ लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि इस तरह से कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए उनको किसी भी प्रकार से मनाया गया और उनको अलग सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया। दूसरा वो देखिए कई लोग ऐसे थे जिनके होटल व्यवसाय थे, जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ था, जिनकी यात्रा शुरू होने वाली थी, उनके जो जिस प्रकार का उनका व्यवसाय था उसको देखते हुए वो चाहते थे कि पहले हमारा एक हमें बता दिया जाए किस प्रकार से हमें राहत दिया जाए, कितना हमें राहत कैसे दिया जाएगा। तो हम तो पूरी तरह से सरकार जो है, पूरी तरह से मैं कहती हूँ पूरी सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर पूरे हमारे सारे जितने पूरे तंत्र था, पूरा सारे अधिकारी वहाँ पर गए, सबने मूल्यांकन किया उनकी जो कमी चाहे जब मकानों का मूल्यांकन किया, उनके जो व्यवसाय थे, जो होटल थे, उनका मूल्यांकन किया, हर प्रकार से मूल्यांकन करा। फिर उसके बाद जब उन लोगों से बात हुई तब जाकर वो लोग उन्होंने वहाँ पर छोड़ा। उसके बाद वो सुरक्षित स्थान पे गए, उनको तुरंत जो लोग चाहे थे उनको 1.5 लाख तक का एकदम से मुआवजा दिया गया, ताकि वो जैसे कि अभी भी 4,000 के करीब उनको प्रतिमाह जो है दिया जाता है, ताकि जहाँ किराए वो लोग हर प्रकार से। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ 1,000 करोड़ का जो है वो राहत पैकेज जो रखा गया है उनके लिए रखा गया है, साथ में वही के दुष्प्रभावितों के लिए। और साथ में हमने पूरी केंद्र से भी हमने प्रस्ताव रखा है कि 2,000 करोड़ का उसमें राहत पैकेज उसमें मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो वहाँ के निवासियों को, जो उनकी मूल्यांकन है जिस प्रकार से सहमति करें, क्योंकि सभी लोग अपने ही लोग थे और उसमें बहुत सारे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड मेरे भूमि के वासी हैं, सबको कोई भी दिक्कत ना हो, उसके लिए भूमि का जो मकान का सारा जो राहत पैकेज होना चाहिए वो दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सत्ता में रहे हैं, आप राज्य मंत्री भी रहे हैं, आपके पास भी फोन आता, आप संतुष्ट लग रही है? क्योंकि जो चीजें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है आप चैनल पे बिना मानो फोन करके लोग आपको भी बता रहे होंगे कि संतुष्ट नहीं हो। देखिए उस समय की परिस्थिति बहुत अलग थी, लेकिन जब उसके बाद पूरा मूल्यांकन किया गया निश्चित रूप से थोड़ा सा तो अगर समय लगता है क्योंकि इस प्रकार के जो चाहे भवन का एक निर्धारण होता है, सरकारी मानकों के अनुसार जो निर्धारण होता है वहाँ का, तो उसी प्रकार से वो किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ की निवासियों को। हम सब उनके साथ हैं और जो भी बिल्कुल मुआवजा उनकी सहमति बनी है उसी के अनुसार मुआवजा उनको दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं। फिलहाल देखिए अभी इतनी बड़ी जो यात्रा थी वो बिल्कुल सुरक्षित चली और बिल्कुल आने वाले समय में भी हमारा जोशीमठ सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार जो है हर संभव जो है वो कार्य कर रही है। क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिकों की जो टीम आई है, सर्वे जो उसने किया है, किसी भी प्रकार का, क्योंकि जिस प्रकार से जो बुद्ध साहब के जो निरंतर जो हो रहा था उसमें भी रोक लगी, ये हमारे बहुत बड़े एक मैं कहूंगी कि एक राहत की बात है। हम तो कभी राहत मानेंगे जब, क्योंकि अब तो मानसून भी शुरू हो गया है, बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बाद मैं तो बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ से मैं मनाऊंगा कि इस प्रदेश में जो आपदाओं का प्रदेश कहा जाता है, इस बारिश में सकुशल सारे लोग निकले और उसके बाद जो आपका कार्य है कि बारिश में आपका कार्य भी धीमा होगा। आमदनी
कांग्रेस बहुत चिल्ला रही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम रोज राहत के लिए हम खुद जा रहे हैं, हमारी गाड़ियां जा रही हैं। अगर आज मैं चर्चा न करूं तो हमारी समस्या आप लोग को पता ही नहीं होगा कि जोशीमठ के समय क्या चल रहा है। अमनदीप, देखिए सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस बहुत चिल्ला रही थी और जिस तरीके से बता रहे थे, लेकिन ऐसा है कि कांग्रेस अपने जो विपक्ष का बुनियादी है उसके रहते हुए पूर्ण तरीके से काम को कार्य करने का कारण हमसे होता है वो कर रहे हैं और हम करते रहेंगे अगर ज्यादातर विपक्ष। बाकी रही बात पक्ष में, तो मैं आपको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने 1.5 लाख रुपए मुआवजा 4,000 रुपए वहां देने का कार्य सरकार द्वारा किया। मैं भी ध्यान देना चाहूंगा कि जो आपदा का वहां पे चल रहा था, लड़ाई शुरू हुई थी, तो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री कृष्ण सिंह धामी जी वहां गए थे, तो जनता ने जो विरोध उनका कार्य करने का किया, जो सोशल मीडिया पे भी आया, मीडिया ने भी दिखाया, न्यूज़ चैनल्स पे भी चला, तो क्या जनता वहां पे अगर उनसे इतनी खुश थी तो उनका विरोध किया गया? और मैं नहीं समझता हूँ, और मैं भी ये समझती हूँ कि 1.5 लाख रुपए देने से किसी का घर नहीं बच जाएगा, या 4,000 रुपए महीना देने से 4,000 रुपए महीना देने से किसी का कोई घर नहीं चलेगा। देखिए हमने अमन जी दरअसल है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा कि त्वरित राहत, और त्वरित राहत में इन्होंने पहुंचाया है। आप सही कह रहे हो, 4,000 रुपए में बच्चों का खर्च नहीं चलता, परिवार चलाना तो मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्या कांग्रेस पक्ष के नाते ईमानदारी से क्या जोशीमठ को जो होगा उसकी मॉनिटरिंग हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जोशीमठ में लोग रहते हैं, हमारी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो विकल्प है वो लोगों के लिए खड़े हुए सर, ऐसा नहीं है नहीं खड़े हुए। और हमने कार्य करने की मॉनिटरिंग की बात, मॉनिटरिंग करने तो मॉनिटरिंग करना और धरातल पर उतर के लोगों के बीच में जाना वो अंतर होता है। मॉनिटरिंग करने का तो मतलब है कि हम बंद कमरे में बैठे और मॉनिटरिंग चल रही है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर हम धरातल की बात की जाती है स्थिति की, तो स्थिति में कांग्रेस उतरी। हमने अपनी तरफ से तो हमारे मतलब हमारे पास अधिकार थे, हम लोग हमारे विधायक के लिए खड़े हुए, तो हमने कार्य करने का प्रयास किया और करते रहे जब तक ये जो नुकसान हुआ भरपाई नहीं। सर आपने एक वीडियो देखा होगा कि होटल में अपने आप को फैमिली ने बंद कर दिया उसके मालिक, और उन्होंने कहा कि मैं खाली नहीं करूँ, मेरा होटल है। लेकिन बात वही आती है कि अगर उनको समय अनुसार, सर मैं ये कहता हूँ चाहे आप 1.5 लाख की जगह 1.5 करोड़ दे दीजिए, लेकिन वो समय पे ना दिया जाए ना, तो आदमी के लिए व्यर्थ, क्योंकि वो उस तरह से खून किसी की कमाई को वहां सर्जित किया है, वो अपना कार्य करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो ये अभी तो देखिए सबसे बड़ा जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अब मानसून का पहला मतलब अभी चालू होना है, मानसून तरीके से आया भी नहीं। जब मानसून आएगा उसके बाद जो जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति अलग चेंजेस आएंगे, उससे सरकार उससे लड़ने के लिए क्या कार्य एग्जैक्टली अमनदीप, मैं इसीलिए आज के दिन जो हमारा मुद्दा हम बहस के लिए या आप लोगों के साथ बैठे हैं और जोशीमठ पे ही कर रहे हैं, तो उसका केवल एक उद्देश्य है कि कांग्रेस भी सजग हो जाए, सचेत हो जाए कि भैया अगर वहां पे सत्ता पक्ष ने जो कहा था अगर नहीं किया है तो अब करो, क्योंकि सामने मानसून है। मैं लौटूंगा आपके पास। पुरुषोत्तम भट्ट जी, जिस समय आपदा आई आपके साथ हमने भी बात की, उस समय कांग्रेस भी बड़ी मुखर थी, बहुत से सामाजिक संगठन भी बड़े मुखर थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने जो कमिटमेंट किया वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्या उसके मॉनिटरिंग का काम उन्हीं लोगों का है या विपक्ष में बैठे लोगों का, उनका भी है, सामाजिक संगठनों का भी है और ऐसे लोगों का भी है जैसे मीडिया। मैं खुद की बात करूं तो मीडिया का भी है कि सरकार ने जो चीजें कही, क्योंकि बहुत बड़ी आपदा थी उस समय, अगर कायदे से ध्यान न दिया गया होता तो हो सकता है कि प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन किसी तरह संभाला गया। और आज मानसून शुरू हो चुका है, बारिश की ये स्थिति है कि आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही है, तो साहब कौन ध्यान देगा? जी सरकारों के हाथ में हम पंचायत का होता है कि पंचायती से और पंचायती लोग सुने, लेकिन जिस तरह से कर्जे में डूबी हुई है ये जो प्रदेश है, ये लगातार कर्जे में डूबता जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
कोई ऐसे आय का साधन या स्रोत यहाँ किए नहीं जा रहे। ठीक है, अभी कोई आपदा आ जाएगी, जैसे अभी परसों ही करते हैं जोशी मठ में बादल फट, अभी तो सिर्फ एक बारिश हुई और अभी आपने सरकार में हालत देख लिया होगा, हालत क्या है। अभी कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी तो हमारी नजर कहाँ पर रहेगी? सेंटर में। केंद्र सरकार पे ये लोग भागेंगे, सरकार भागेगी, केंद्र सरकार आगे काम करेंगे है। जो राज्य सरकार है वो तो बिल्कुल कमजोर और विपक्ष है, वो टोटल मित्र भूमिका निभाता है। मित्र की मृत्यु दोनों ही चीज आप मान सकते हैं, मित्र भी है और कंटक भी है, क्योंकि इससे जिस कांग्रेस ने लगातार शासन किया, बीजेपी पता बढ़ रही है शासनकाल में, इनके शासनकाल में 22 सालों में आप देखिए ना, 22 सालों में प्रजातंत्र का गला घोट के ताना सही रवैया जो यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं, कोई अफसर ही नहीं, हमारे अफसर कहता है कि हमारे लिए कहता है कोई साधन संपन्न लोग नहीं है, जनता जाए तो जाए इनके पास, मुख्यमंत्री के पास जनता से मिलने के समय नहीं है। अगर इनके जनता दरबार होते हुए तो वहाँ पर ड्रामे में आते हैं, एक व्यक्ति ने यहाँ जनता दरबार में कहते आत्महत्या की थी, और हम आम पब्लिक इन लोगों से कैसे मिल पाएगी? जो विधायक होता है उनको अपने आप कहते हैं मेरी तो कोई सुनवाई होनी नहीं, अरे जनप्रतिनिधि बने क्यों हो गए? बताइए, 90 का दशक था, आप लोग भी सड़कों पे रहेंगे, आपके घर वाले भी सड़कों पे रहे होंगे कि हमें तो अभी तो हमारा राज्य पहाड़ का राज्य, पहाड़ वालों को लगता नहीं कि वो जो नारे थे, वो जो उम्मीद थी, वो जो निर्णय था, अपना राज्य मिला, तो क्या आज भी लगता है आपको कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था वो पूरे होते नजर आ रहे हैं? आम जनता मैं कह रहा हूँ लोकायुक्त होना चाहिए, लोकायुक्त होना चाहिए, हम शिकायत तो करेंगे, लेकिन आप देखिए ये हमारे संविधान है, बहुत खूबसूरत संविधान है, हमारे विधायिका है, हमारे कार्यपालिका है, हमारे मीडिया है, हमारे कोर्ट है, मतलब ये सब लोग हमारी रक्षा के लिए, लेकिन आज जनता की कैसी सुनवाई हो रही है? आप देखिएगा देहरादून में अगर प्रदर्शन करना था तो आप पर करें, प्रदर्शन करें, यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करते, यहाँ प्रदर्शन करें, बद्रीनाथ में आदमी अपने घर में प्रदर्शन नहीं करता, घर में प्रदर्शन छत गिरेगी, पहाड़ों की स्थिति है, पहाड़ लगातार दरार है, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, खाने के साधन नहीं है। आप देखिए जिस तरह से इसको यातायात फंसा चल रहा है, आपके पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है, और जिस तरह से उत्तराखंड की छवि चाहे सरकार कोई बात कर सके, अभी बाबा केदारनाथ में जो होने वाला घोटाला हुआ, सरकार बिल्कुल चुप है, किसी बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री प्रदेश की वहां पर केदारनाथ में गोलीबारी की सजा मार पिटाई कर रहे हैं। आप ये छवि जो है उत्तराखंड को पूरा विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आने के बावजूद भी उत्तराखंड चली है और रक्षा का आवाज किया है इस प्रदेश में कि जनता तो राही मामा करेगा और भगवान बोले तो जनता की चलिए लौटता हूं सर, मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा राज्य संघर्ष के बाद मिला, और जब संघर्ष के बाद मिला तो हमारी उम्मीदें ज्यादा चल गई, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हो गई कि हमारा राज्य है, हमारे घर का राज्य है, अपना खुद का प्रदेश है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बार बार बातें निकल के आती हैं कि राहत कार्य, मैं अगर इसी की बात ना करूं, 2013 की बात करूं, 2010 की बात करूं, बड़ौदावत की भी बात करूं, तो क्या जिसमें कहा जाता है, आज भी कहा जा रहा है कि राहत कार्य पूरी तरह से नहीं मिल रहे, कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा हाई है, वो पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए आपदा समय समय पर आती रही है, आती ही रहेगी, और उनकी रोकथाम के लिए चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे भू सर्वेक्षण, हमारी पूरी टीम है। अभी तो आपने देखा होगा कि मौसम का जो, क्योंकि जब 2013 के बाद आपदा का जो हमारा मौसम विभाग का जो चलता है, वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, और पहले से ही पता चल जाता है अभी आज कि कल क्या होने वाला है, कल का मौसम क्या रहेगा, आप सब लोगों के फोन में, मोबाइल में सब पे आ रहा है। अभी क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले क्योंकि आपदा प्रबंधन टीम के साथ बात करके बैठक करके तुरंत जिस प्रकार से हालात जिस प्रकार से भीषण बारिश हो रही है और यात्रियों की संख्या लगातार इस बार तो और ज्यादा
जो है श्रद्धालु जो है वो श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करके लौट रहे हैं। तो आगे अधिक यात्री न जाए उनकी सुरक्षा को देखते हुए उसके लिए भी इंतजाम कर दिए गए हैं। और हर प्रकार की हर प्रकार से हमारी पूरी सरकार जो है पूरी अलर्ट है। हमारा आपदा प्रबंधन जो तंत्र है पूरी तरह अलर्ट है। उसी का ही परिणाम रहा कि जो जोशीमठ की जो इतनी बड़ी जो आपदा आने वाली थी उसको रोका गया। अब देखिए हर प्रकार से देखिए वहाँ की जो साथ लगातार बातचीत हुई, उनके साथ राहत पैकेज जो उनकी द्वारा ही तय किया गया था, जो भवन स्वामियों ने खुद ही तय किया, उसके बाद वो राहत पैकेज तैयार किया गया और उसी भी राहत पैकेज भी मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये है कि उत्तराखंड राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। ये चाहे कोई इसको कितना ही नकारना चाहे लेकिन नकार नहीं सकता। यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है और उन्होंने इसीलिए बहुत ही विश्वास के साथ हमें 2 बार चुना है। उन्होंने देखा है कि जो हमारी सरकार है वो कितना जनता के लिए काम करती है, हर तरीके से हर तरह से जनता के बीच में है, जनता के साथ है। हम महासंपर्क अभियान जो है हमारा वो चल रहा है, बूथों तक की टीम हमारे साथ है और हम उनके साथ है। किसी भी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी इतनी बड़ी और रोड इसीलिए बनाई ताकि किसी को कोई आने वाले समय में, क्योंकि होता क्या था हमेशा जो छोटी-छोटी सड़कें होती थी कभी संपर्क टूट जाता था, हम लोग संपर्क नहीं कर पाते थे। लेकिन अब चौड़ी-चौड़ी सड़कें हम तुरंत कहेंगे कि थोड़ा सा क्या कहीं टूटा लेकिन हमें तुरंत उसकी राहत मिल जाती है। तो हर प्रकार से हम सड़कों से लेकर हर प्रकार का पूरा हमें उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए चाहिए वो हम पूरा करने जा रहे हैं। साथ में आने वाले समय में क्योंकि जिस प्रकार से यात्रा जो हमारे क्योंकि हमारा धार्मिक पर्यटन भी है और साथ में जो पर्यटन को लेकर भी यहाँ पे आ जाता है। अब होम स्टे योजना अगर मैं कहूँ तो इसमें बहुत बड़ी योजना लगा क्योंकि मैं स्वयं उत्तरकाशी गई थी, वहाँ पे मैंने देखा बहुत सुंदर लोगों ने जहाँ लोग गाँव छोड़कर चले गए थे उसके लिए माननीय जो मुख्यमंत्री ने धरती से लेकर आया कि होम स्टे अगर प्रत्येक युवा अपने गाँव में जाकर होम स्टे योजना के तहत लाभ कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसको वहाँ पे लाभ भी मिलेगा। आने वाले से ये तो जो हमारा जो रिवर्स लाइन है वो भी होगा और आने वाले समय में उत्तराखंड के बहुत सारे क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक जो हमारे तीर्थ स्थान है उनकी दृष्टि से भी आने वाला समय मुझे लगता है उत्तराखंड का होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मैं मान गया कि ये सब उत्तराखंड का होगा और मैं बाबा बद्रीनाथ से मनाऊंगा कि हिंदुस्तान के सबसे मजबूत प्रदेश में हमारा प्रदेश बने, सबसे ताकतवर हम लोग सबसे बड़ी बात ये सच्चा हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है मतलब ये बड़ा गंभीर विषय मैं ये मेरा मानना है, ये मेरा मत है, इसको और किसी से जोड़ के मत देखिएगा। हर आदमी तीर्थाटन को पर्यटन से जोड़ के देखता है। आपने भी कहा कि पर्यटन अच्छा हो, तीर्थाटन अच्छा हो, लेकिन आप जितने विवाद इस समय आप देख रहे हैं, आप देखिए गंगा जी में बैठ करके शराब पिया जा रहा है, आप देखिए घोड़े खच्चरों के साथ कितनी अन्याय शराब पी जा रही है, आप देखिए 6 साल मतलब 6 महीने के बच्चे को लेकर के केदारनाथ 4 धाम की यात्रा की जा रही है, आप देखिए नवयुवक शादीशुदा आदमी हनीमून मनाने के लिए 4 धाम आ रहा। आपको लगता है कि तीर्थाटन को हम पर्यटन से जोड़ना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। मतलब ईमानदारी वाला बात है ये, मैं मानता हूँ नो डाउट पर्यटन बहुत अच्छा होना चाहिए, तीर्थाटन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब हम तीर्थाटन को पर्यटन से जोड़ रहे हैं तो वही नुकसान कर रहा है। देखिए पर्यटन की दृष्टि से तो पूरा उत्तराखंड में बहुत सुंदर जो स्थान है उनको भी हमें पूरा बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो धार्मिक जो इसकी महत्व है क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि जो है देवताओं का यहाँ पे वास रहता है, बिल्कुल इसलिए इसको योग नगरी भी है हमारा ऋषिकेश हो, हमारे पतंजलि का योग भी पता चल रहा है और आयुर्वेद की दृष्टि से भी ये बहुत आने वाले समय में अभी मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं पूरे विदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं और आध्यात्मिक शांति के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसको बिल्कुल निश्चित रूप से समझना होगा कि भारतीय संस्कृति की बहुत अलग संस्कृति है और बहुत सारे हमारे जो अच्छी मंदिर है अलग उनकी एक महत्ता है। अगर श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ जो है हमारा एक मोक्ष का धाम कहा जाता है, इसीलिए वो उनकी वो परंपरा एक अलग है। और जैसे कहूँ कि माता अनुसुईया का मंदिर है तो उसमें अलग उसकी पूजा परंपराएं बिल्कुल अलग है। ये हमें समझना होगा कि थोड़ा हमें
उसमें आने वाले समय में हम इस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इनको भी इनको समझने के अनुसार अगर हम कुछ और जाएंगे, अगर हम तीर्थाटन को अलग रखेंगे और पर्यटन को अलग रखेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ मान्यताएं जो हम मानते हुए अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर, सही बात, बहुत अच्छी बात है। इसी चीज से जोड़ के अमनदीप देखो, आप युवा हो, आप भविष्य इस प्रदेश के, रोज आप देखते हो कि कोई न कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आती है, कोई ऐसा विवाद आता है जिसपे नवयुवक इन हरकतों में आते हैं जो कि बाहर से आते हैं। मुझे कहने में कोई उद्देश्य नहीं, केवल स्थानीय स्तर पे कोई विवाद होता है और उत्तराखंड का नाम पूरे देश में बदनाम होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम इस विषय को समझना, हम यहाँ पर्यटन करने आते हैं और उद्घाटन करके आते हैं कि हमें चाहिए ये हम तीर्थ करने आए और पर्यटन करने आए। अमनदीप देखिए सर, अभी जिस प्रकार से अभी जो सुन रहा था, लेकिन मैंने कहा हमने जो मेरा जॉब की विकास की लिस्ट बनाई है हमें, तो चलो अभी उसमें भी बात करेंगे। लेकिन जो आपका विषय है कि जो बाहर से पर्यटन लोग, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम देखिए इतना क्लियर बात है, तो मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50-20 लोग कहते हैं चलो यार घूम के आते हैं, उसी बहाने 4 धाम करेंगे। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता कि चलो 4 धाम चलते हैं, घूम के आते हैं? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए सर, ऐसा है कि वो एक औपचारिक आदमी की सोच पे डिपेंड करता है कि वो घूमने जा रहा है या 4 धाम की यात्रा कर रहा है, या वो मंदिर जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चाह रहा है। अब वो घूमने आया है और घूमने के हिसाब से जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर्यटन भी चल रहा है और वो 4 धाम की यात्रा को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग आते हैं बहुत गलत चाहते हैं, सोशल मीडिया से ज्यादा तेज है। मैं आज भी अभी हमारे ऊपर कुछ द्वारा एक मर्यादा वो चलाया, कैंपेन चलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे देखने को मिलता ही है कि लोग गंगा नदी के अंदर जो पवित्र नदी है उसके अंदर बैठ के दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। वो उनकी देखिए वो मानसिकता प्रत्येक आदमी की है और सरकार को, प्रशासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो हमारी उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, उसके लिए भी कोई उसमें कोई दो राय नहीं। सर अभी बात हुई, आपने कहा कि कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, मित्र की हमारे माध्यम ने कहा कि निभा रहा है वृत्त की भूमिका निभा रहा है। आप देखिए मित्र की भूमिका निभा रही है कांग्रेस और ना ही वृत्त, क्योंकि कोई भी सवाल अगर भाजपा से करना होता है तो हम करते हैं। अगर हम ना सवाल जोशी मत कर जाए, जहां भी आई है वो आपकी छोटे भाई, मेरे छोटा भाई मुझे बताए, जहां भी हमारा डिस्कशन कर रहे हैं वहां विधायक है। सर मैं वही तो कह रहा हूं आपको, कांग्रेस है ना? नहीं सर, वो बात देखिए सर, हम लोग अपनी बात को उठा रहे हैं ना, सरकार आप एक सही बात है कि अगर हम लोग कांग्रेस अगर अपनी बात को ना उठाए तो क्यों पक्ष हमारे पे मुकदमे कर देगा, क्यों हमें धरने में सुना देगा? अगर हम धरने के बाद उठाने का प्रयास कार्य कर रहे हैं तो इसलिए पक्ष हमारे ऊपर चढ़ रहा है, तभी विपक्ष बात नहीं सुन रहा। चाहे आंदोलन वाले इस बात के लिए नहीं सुनते। अभी मधु जी ने कहा हमारी बहुत बड़ी है, हम ऐसे बहुत मतलब हमारे सम्मानित है, उनका चौक की विकास हुआ है। अभी एक बरसात हुई है देहरादून में, तो चौक की विकास आपका ये हो रहा है, तो सब नजर आ गया जनता को कि किस प्रकार से सड़कों पर पानी है, किस प्रकार से जनता तरस है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर मात्र और मात्र धरने का कार्य प्रदेश की जनता का कर रहे हैं। अगर सरकार बनाई है प्रदेश के युवाओं में आती, आज के शर्म आती है, ब्रिटिश राजधानी इनके द्वारा बनाई गई, उसमें आज भी ऐसा हुआ है 6 बजे के बाद। छोटा भाई ये बताओ सर, एक 6 साल भाजपा के हुआ तो क्या राज्य में भी 6 साल हुआ? नहीं सर, 10 साल आप भी तो सत्ता में हो। सर आज अगर आप देहरादून की कमियां गिना रहे हो, हरिद्वार की कमियां गिना रहे हो, तो कांग्रेस भी तो बताए। सर आप एक बात बताइए, अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया, अगर बड़े-बड़े ठेकेदारों को ठेके दिए गए, भाजपा के शासनकाल में दिए गए, बड़े-बड़े वादे सरकार द्वारा किए गए, हम तो लोग कहते हैं अगर मैम देखिए काम चलना और एक अलग प्रक्रिया होती है। सर एक बात है, आज मुद्दा है ना, इससे बनाए तो मेरे हिसाब से कोई राजनीति गलत करने वाला मामला नहीं है, क्योंकि हमें हमारी जनता की बात करनी है। अगर मैं जनता की बात करूं तो आज भी परेशान है, आप भी बात जोशी को लेकर क्या कॉन्फ्रेंस करवा, सरकार को घेरो, बिल्कुल जोशी मठ में जो हो रहा है कांग्रेस उसमें कुछ नहीं कर पाई है। मैं लौटूं तो तुम्हारे पास, क्योंकि देखो आपसे उम्मीद है युवा हो, और युवा के साथ साथ युवा है और युवाओं की आवाज उठाने का कार्य
लेकिन जनता की आवाज उठाने का कार्य है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं हमेशा करता हूँ, करता रहेंगे। चाहे देखिए, चाहे देखिए, ऐसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नजर नहीं आए, तभी भी उनका विचार हुआ, तभी भी विरोध हुआ, मैं तो विरोध हुआ, तभी विरोध हुआ, नहीं हुआ, विरोध हुआ ना, तभी हुआ। क्योंकि सर देखिए, विरोध उसी का होता है, विरोध उसी का होता है जिसके पक्ष के लोग नहीं होते हैं। अगर विरोध क्यों हुआ, हालांकि वहां पे जो पंडित थे उन्होंने विरोध किया, क्यों किया भाई? अगर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप अब राजनीति कर रहे हैं, माननीय खाली जी का राजनीति कर रहे हैं, और आपके सामने था, हमारे सामने था, हमारी जनता के आगे था। आप बताएं चौमुखी विकास, और हमसे सुनिए, आप प्रदेश अधिकार 2013 में अगर हमारे शासन काल में प्रत्येक जनता के पास प्रत्येक कार्यक्रम किया था। और दूसरी बात देखिए, अगर ये कहे चौमुखी विकास, आज हमारे प्रदेश में मुद्दे बहुत है, बेरोजगारी भी है, और मेरा तो पूरी बात को बताइए पहाड़ों को छोड़ो, और ये दूसरे को दरअसल है क्या कि आज हम जोशीमठ को लेकर कर रहे हैं, लेकिन एक विषय उसमें जो बीच में है, जिसमें मैं बार-बार चाहता हूं, मैं तो अक्सर चर्चा करता हूं और मैं उस पर बड़ी बहस भी करूंगा, और आने वाले समय में पूरे देश में, सॉरी पूरे प्रदेश को उस पर बहस करूंगा। भट्ट जी, कहीं यहाँ की जो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने तीर्थाटन को धर्माटन मतलब पर्यटन के साथ जोड़ करके इस प्रदेश का संघर्ष करने के लिए उतरे हैं। क्या कुछ आप कहते हैं पर्यटन प्रदेश है, यहाँ आओ, ठीक है, आप आओगे तो पर्यटक जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे घंटा बजाने के केवल मंदिर के रास्ते नहीं आएगा, वो तीर्थ करने आएगा, तीर्थाटन करने आएगा। जो पर्यटन है वो यहाँ घूमने टहलने मौज मस्ती करने आएगा साहब, इसको जोड़ा क्यों जा रहा है साहब? गोवा है हमारा देश का, गोवा राज्य है, वैसे धार्मिक क्षेत्र नहीं, पर्यटन का क्षेत्र है, कई क्षेत्र ऐसे मसूरी है, मसूरी कोई धार्मिक क्षेत्र नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ जो हमारे धाम है और वहाँ गंगा है, ये हमारे आस्था का प्रतीक है। इसमें अगर कोई भी ऐसा बड़ा बड़ा या वहाँ पर याची होती है तो बहुत सारे कानून होना चाहिए ताकि लोगों को एक संदेश है। दूसरी बात आप बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के कौशल में अगर बात कर रहा हूँ, तो चाहे बद्रीनाथ मंदिर हो, चाहे केदारनाथ मंदिर हो, सालों साल हो गए बात भी बात और विकास कार्य ये विकास थोड़ा सा सामान्य ये विकास कार्य है, कहीं पे भूल भरा जा रहा है, कहीं पे सड़कें उठ जा रही है, अलग-अलग रोड को बनता है, अलग-अलग रोड मतलब सीधी विभिन्न प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो सड़क है 10 से 20 किलोमीटर, लेकिन देखिए सड़कों के 10 किलोमीटर सड़क जाती है। दूसरी बात आप बता दो, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि हम लोग मित्र लोग हमको बड़े आक्रामक करने का बना के अगर भैया का आप लोग आक्रामक तेवर अपना करना आपका केदारनाथ में आपका में कहीं उठा रहे आपका के उठाओ के लिस्ट में ये पे कांग्रेस के इज्जत पे लगातार आप लोगों को नाम लगाया है, लेकिन वो लोग पार्टी का मित्र लोग जो है उसको मैनेज करने किसी को सजा नहीं। 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर 56 लगाए, सत्ता में आ गई। फिर 2007 में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर 256 बनाने का आरोप लगाया, सत्ता में आ गई। लेकिन ये घोटाला आज तक लागू नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है बड़े प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यहाँ तो वो प्रदेश है कांग्रेस की सरकार की, यहाँ तो स्कूटर भी है किसी ने कहा है और सामने कांग्रेस की बैठक बीजेपी का आरोप लगाया था, कहते हैं छोड़िए तो देखो दोनों पार्टियां मिलकर लगे, एक ने ऐसे देखिए हर चुनाव में ने ऐसे साथ में बैठ गया और विशेष ने उसको शिक्षा से कर दी, कौन सा पार्टी है उन्होंने प्रदेश में ना कर दिया और दूसरे के दिल्ली से चुनाव लगा उन्होंने किया अवैध कानून में प्रदेश चल रहा है। इनका कोई इनके लिए रोजगार की कोई योजना नहीं है, इनके लिए करप्शन को रोकने के लिए इनकी कोई योजना नहीं है। आम जनमानस अपनी फरियाद लेके जाएंगे तो जाना है, क्योंकि इनके जो विधायक है, इनके जो मंत्री है वो लाचा है। और दूसरी बात विधानसभा आवाज से व्यक्ति वहां पर मालूम आ जाए, वहां पर मामले वो उठाए गए, कब विधानसभा होती कब के लिए जाके कुछ पता चले कि विधानसभा का जो बजट होता है इनका खर्चे जो होते हैं वो अरबों में, चुनाव के खर्चे इनके अरबों में और बहुत गरीब जनता को देने के लिए उनके पास चला जाता है। अगर वही किसी नेता का होता है तो अभी तक
कभी वहाँ तमिलनाडु के सांसद को बना तो अपनी सांसद निधि में अपना घर बनाया और अपने बेटे के शादी कर दी। कौन सा विपक्ष है, कौन सा जनता बहुत त्रस्त है इन लोगों से और इन आप जनता को बनाया मतलब मंत्री के राष्ट्रपति आपके पास था, आप वहाँ अक्सर जाया करते थे, तो जिस समय आप जाते थे उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। जोशीमठ से जब हम बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले वहाँ पे कुछ गाड़ियां जब निकल जाती थी फिर जाने के लिए कहा जाता था, और आज क्या है, आज वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। आज कोई गाड़ी चाहे जैसे जा रही है चाहे जैसे आ रही है, तो क्या ये मानना चाहिए कि आज रस कम है, भीड़ कम है, ये मान के चल रही है सरकार, मतलब प्रशासन वहाँ? क्योंकि आप देखते होंगे वहाँ पहाड़ों को जिस तरह से सड़क के ऊपर पहाड़ आए हुए हैं, उन पे जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या कुछ ऐसा होगा कि विदेशों में जाकर के उसकी स्टडी की गई हो कि अगर ऐसे यात्राएं कराई जा रही है जहाँ इतना वर्कलोड है, तो क्या पहाड़ों का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उस ट्रीटमेंट की आवश्यकता आपको लगती है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे संजय जी आपने कहा पहले में और आपने बहुत अंतर किया, जो श्रद्धालु जो है वो बहुत लाखों की संख्या में जो है दर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि बिल्कुल निश्चित रूप से गेट सिस्टम होता था, लेकिन अब सरकार ने जो है वो पंजीकरण सिस्टम कर दिया है। अब पंजीकरण पहले लेकर जाता है कि कितने जो है कि बद्रीनाथ कितने यात्रियों को बार के रहने खाने की देने की कितने यात्री व्यवस्था, इसी एडवांस पंजीकरण कर दिया गया है। और एडवांस भी अगर पंजीकरण हम ज्यादा हो गया है, पंजीकरण की जो एक सीमा है अगर पूरी नहीं होती है तो उसी में पंजीकरण बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारा सिस्टम बना हुआ सिस्टमैटिक है, क्योंकि बताया जाता है कि कई बार जो है अगर जोशीमठ तक पहुंच गए और आप आगे जाने के लिए आप घेर देते हैं, अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो यहाँ आदमी जो है नहीं करना पड़ता था, तो इसके कारण बहुत समस्याएं आती। लेकिन अब हमने सरकार ने ये किया है उसको देखते हुए अब हमने पंजीकरण कर दिया और यात्री जो है वो आराम से अपने जहाँ उसका जहाँ जाना चाहता है वहाँ को सुलभता के साथ जाता है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पांडुकेश्वर का जो रूट है आपने देखा होगा बहुत चल रहा है। पांडुकेश्वर से तो आप लोगों ने खोल दिया, वहाँ पे टर्बाइन जेटी का काम चल रहा है, सही है, लेकिन जोशीमठ से पांडुकेश्वर के लिए अभी भी जरूरत है काम की। जी बिल्कुल निश्चित रूप से वो काम चल रहा है। आपने देखा होगा रामनगर का इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया गया, वो हमें समय से लगा हुआ था, किसी रोड वगैरह आपने देखा होगा इस प्रकार से पूरा हो गिर जाता था, आज उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और कहीं कहीं ऐसे पहाड़ है हमारे निश्चित रूप से ट्रीटमेंट किया जाता है इस प्रकार से वैज्ञानिक जो है उसमें लगे हुए हैं कि कहते हैं तो जोशीमठ के ऊपर ही आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो कैसे भूमि पर कब से चला रहा है उसके बारे में सभी को उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से, लेकिन उसके लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो। बाकी तो देखिए जैसे जो तूफान जो आ जाते हैं, समुद्री तूफान आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए सरकार जो है पहले से तैयारी करती इसी प्रकार से कई तरह के आपदाओं का जो प्रबंधन जो है वो किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं अगर होती है उनसे सबक भी लिया जाता है। आने वाले समय में बिल्कुल इस प्रकार से अगर कहीं कोई दिक्कत होती है उसका अधिक ना हो, इसके लिए सरकार पूरा आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से आपके पास में अमन विदेशों में कई जगह में भी दो देशों में गया तो मैंने देखा है कि बड़ा प्रॉब्लम होता है सिस्टम। जैसे मेरे दिमाग में ये आता है, मैंने पिछली बार भी एक बड़े प्रवक्ता से ये बात कही थी, ये जो चार धाम का हमारा रूट है, या चार धाम जब हम पंजीकरण करते हैं तो क्यों ना उसको सीधे सीधे ये पंजीकरण में पूछे भैया आप खाली चार धाम यात्रा करोगे कि टूरिज्म भी करोगे, आप वहां पे जाओगे घूमोगे टहलोगे भी, आप वहां पे लच्छीवाला भी जाओगे, आप वहां पे कसूरी भी जाओगे, क्या इनका भी डिटेल होना चाहिए। एक दूसरा ऐसा न कर दिया जाए कि चार धाम यात्रा की सरकारी बसों का ही प्रबंध कर दिया। आप आइए अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए, चार धाम यात्रा पर अगर जाना है तो आप सरकारी गाड़ी से यात्रा करें। देखिए सर, जिस तरीके से आपने बताया ना कि आपने जो प्रश्न ये सरकार कर सकती है, लेकिन उस प्रकार की सुविधा अगर जनता को दी जाए सरकार द्वारा वो हो सकता है कार्य। और दूसरी बात पंजीकरण की जब बात करें उसमें कहा गया कि चार धाम से आप कहा कि उसमें एक मतलब समझिए ग्रुप बनना चाहिए कि आप वहां सीधे खाली घूमने जा रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं। अब मैंने अब वही बात है कि
ये प्रत्येक आदमी की मानसिकता है। अब चाहे अगर मैं मेरे मन है मैं घूमना है तो मैं मसूरी निकल जाऊंगा, मैं ऋषिकेश चले जाऊंगा, मैं कहीं और चले जाऊंगा, तो मैं इस तरह के देहरादून घूम लूंगा जो घूमने लायक जगह है। लेकिन अगर मेरी मानसिकता है कि मुझे दर्शन करने हैं, चाहे मुझे केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, स्विमिंग साइड जाना है, तो मैं फिर उस तरीके से अपने माइंड को सेट कर जाऊंगा। लेकिन अगर दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा रूल रेगुलेशन सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, चाहे किसी की सरकार उसके द्वारा लाया जाता है, तो ये दूसरी और एक मानसिकता और शुरू बन जाती है कि सरकार आम जनता पे प्रेशर डालती है, तो वो चीजें थोड़ी सी पैरेलल हो जाती है। लेकिन अगर हम उस सेक्टर को, टूरिज्म सेक्टर को और दूसरे सेक्टर को जोड़ने से अच्छा है कि उसे अलग अलग लेके चले, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि जिस प्रकार से यूट्यूबर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, यूट्यूब आजकल बहुत हाईएस्ट प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी जो व्यूज लाइक्स पाने के लिए वो केदारनाथ यात्रा पे वो आइस का गोला लेके वो बंदा फ्रूटी के साथ पी रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रशासन द्वारा इतनी कड़ी सख्त उन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि वो, क्योंकि बहुत सही बात है, वो लोग हमारे प्रदेश की, तो देखिए हमारे प्रदेश की बेइज्जती कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो हमारी जो प्रशासन के ऊपर सीधी उंगली उठा रहे हैं कि आपके द्वारा कोई इंतजाम नहीं है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी सीखी देखिए, अभियुक्त का टाइम है, सीधे फोन निकालता है और वीडियो बनाना शुरू करता है। हमारे समय की बात है और मैं मुझे ये सुनूंगा, लेकिन बड़ी क्या आज जरूरी है कि जो बड़ी मजबूती से इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। जो हम भी कर रहे हैं कि आपको आना है, अगर आपको पर्यटन के लिए आना है तो आप जाओ मसूरी, जहाँ जहाँ घूमना है आप नैनीताल मसूरी घूमो जहाँ घूमना है, लेकिन अगर तीर्थाटन के लिए आ रहे हो, धर्म कर्म के लिए आ रहे हो, हरिद्वार ऋषिकेश के लिए आ रहे हो, तो आपकी मानसिकता के हिसाब से अगर आप काम नहीं करोगे तो आप लोग कर रहे हो। ये मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं पर्यटन मंत्री हमारा मंत्री सिर्फ यही क्या होता है कि मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के सब कुछ हो रहा है, जो विभाग है, जो अधिकारी है, उनको कानून बनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आप देखिए कि निर्वाचन है, निर्वाचन में सब कुछ करना चाहिए, हम देखिए कोई यूट्यूब पर ये करना है तो ये चाहिए कि बोर्ड होने चाहिए, कानून होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, साथ फाइन होना चाहिए, सजा करना भी होना चाहिए। और जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, पर्यटन में तो सारी सुविधाएं दे रखी है। जब आप एंट्री करो परदेश शराब प्रदेश से शराब में राज्य से नहीं चलता है तो लोग तो शराब पिएंगे, तो पर्यटन के लिए ये कहते हैं ना कि उसके लिए मंत्री अधिकारी उनको तो दिखाएंगे पिएंगे तो पीने भी जाएंगे, अगर ऐसी जगह पे पिएंगे जहाँ लोग पी रहे हैं तो लेके भी जाएंगे। कानून अगर गलत जगह पी रहे हैं, जहाँ पे किसी जगह वहाँ पी रहे हैं तो पीने भी जा रहे हैं, तो नीचे बैठेंगे ये देवभूमि है, ये देवभूमि है और पूरे देश के देशों में जो छवि उत्तराखंड की है, मैं तो कह सकता हूँ, मैं तो इंडिया के लगभग सभी प्रदेशों में आया हूँ, कहने में कोई जरूरत नहीं, कितनी साफ सुथरी छवि कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जो पर्यटक आ रहे हैं, आने के बाद जैसा अभी मंत्री ने कहा कि वो केवल यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के नाम पे कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसे वो अपने तो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश बदनाम हो रहा है। ये सख्ती से कानून का कार्रवाई कैसे में आ गया है? बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई की भी जाती है। और कहीं अगर छूट गई तो देखिए जिस प्रकार से वीडियोस और वायरल जो होते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि समाज में जो है आप एक दुष्प्रचार कर रहे हैं पूरी संस्कृति का। और हमारी जो उत्तराखंड की जो देवभूमि की जो देश संस्कृति है वो बहुत अलग है। यहाँ पे पर्यटन को लेकर अगर कहीं पर्यटन को लेकर मानसिकता जो पर्यटक आते हैं अलग एक तरीका होता है, वो अलग अलग तरीके से घूमना होता है। जैसे संस्कृति हमारे चाहे हमारा नैनीताल हो गया, हमारा इधर आपका मसूरी हो गया, बहुत सारे अलग है। लेकिन जो हमारे जो धाम चार जो है श्री चाहे हमारे श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, यहाँ पर जो श्रद्धालु जो आते हैं उनकी अलग ही अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से वहाँ पे किसी भी प्रकार के अगर कहीं भी किसी चीज अगर
किसी प्रकार की कोई पाया सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उससे एक्टिविटी इसमें मध्य निषेध है यात्री रूटों में, और साथ में जो हमारे धार्मिक जो हमारे आयोजन है वो किए जाते हैं उसमें। तो किसी भी प्रकार की कोई अगर नहीं पाया गया तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई मेरी समस्या आप लोगों को ये मध्य निषेध कुछ क्षेत्रों में नहीं पूरे प्रदेश में कर देना चाहिए। धन्यवाद मधु भट्टी, धन्यवाद अमनदीप और धन्यवाद पुरुषोत्तम भट्ट जी। देवभूमि उत्तराखंड, और देवभूमि उत्तराखंड जब संकट में हो तो खाली उत्तराखंड संकट में नहीं, पूरा देश संकट में हो। जोशीमठ अगर संकट में है, खाली जोशीमठ संकट में नहीं है, पूरा प्रदेश संकट में है। और अगर संकट में पूरा प्रदेश है तो पूरे प्रदेश वासियों को जोशीमठ के लिए सोचना पड़ेगा। सोचा भी लोगों ने, भूल गए, भूलिए मत। जोशीमठ कहीं भी हो सकता है, ऋषिकेश में भी हो सकता है, क्योंकि विकास कार्य जो हो रहे हैं उस विकास कार्य का परिणाम क्या होगा ये उस पर डिपेंड करता है कि उस समय किए जा रहे कार्यों को कितनी सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। जोशीमठ रहना नहीं चाहिए। आज भी उस विकास कार्य की वजह से इतनी बड़ी आपदा को झेल रहा है। तो अगर विकास कार्य जरूरी है तो विकास के साथ साथ जो सावधानियां हैं वह भी जरूरी है। हम देवभूमि वासी हैं, हम लोगों को सबसे पहले हमारी सुरक्षा, हमारे लोग के साथ साथ हमारे पहाड़ की सुरक्षा जरूरी है। पहाड़ अगर दरक रहा है, पहाड़ नीचे गिर रहा है, इसका मतलब केवल पहाड़ एक पत्थर नहीं, पहाड़ यहाँ की पहचान है, पहाड़ यहाँ की जान है। इसलिए पहाड़ों को भी बचाना है। तो देवभूमि में पूरे देशवासियों को इस ध्यान से और इस विश्वास के साथ आना चाहिए कि आप देवभूमि जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो आपकी विचारधारा वही होनी चाहिए। टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो तीर्थयात्री की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप जाइए, जो अच्छा काम करना करके आइए, लेकिन चार धाम की तरफ आपकी नजर नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, उत्तराखंड आइए, लेकिन जिस उद्देश्य से आइए वही पूरा करके जाइए। धन्यवाद। देखते रहिए।